अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना। दुनिया में नाज़रीन जो भी कौमें तरक्की करती हैं वो दुनिया से व्यापार करके तजारत करके करती हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि सूद तुम पर हराम है और तजारत तुम पे हलाल है। दुनिया में जिस भी कौम को हमने तरक्की याफ्ता देखा है वो किसी न किसी सिमत में तब ही आगे बढ़ती हैं जब वो अपना कोई चीज़ें दुनिया में एक्सपोर्ट करके कमा पाती हैं और उन्हीं का परचम बुलंद होता है। आजकल दुनिया में कहा जाता है कि जिसकी मईशत स्ट्रॉन्ग है उसका होल्ड भी स्ट्रांग है। दुनिया के जो 20 ममालिक हैं उसमें हमने देखा है कि उनकी दुनिया में इसीलिए मानी जाती है कि उनकी मईशत स्ट्रांग है, उनके लोग जो हैं वो कारोबारी हैं। कारोबार कैसे फैलाया जा सकता है, कारोबार में एक्सपोर्ट किस हद तक पाकिस्तान में नेगलेक्शन का शिकार है। और पाकिस्तान के जो भी वज़ीर-ए-आज़म आता है, जब इमरान ख़ान थे, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, इनके मुंह से हमेशा यही सुना कि जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे और इंपोर्ट कम नहीं करेंगे तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एक्सपोर्ट में मसाइल क्या हैं और एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये आज का हमारा मौजू। और इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारी खुशकिस्मती कि हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान का एक काबिल फ़ख्र चेहरा जिसने हज़ारों स्टूडेंट पैदा किए हैं एक्सपोर्ट के और अभी भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं एक्सपोर्ट के हवाले से, पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं सही मानों में कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस पर एक वो किताब भी लिख रहे हैं। मेरी मुराद शुएब बटालवी साहब हैं। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। कहेंगे आपके ये पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट है वो क्यों कम है, क्यों नहीं बढ़ पा रही है? देखें रहमान भाई, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट इसलिए नहीं बढ़ पा रही कि एक्सपोर्टर्स को बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें अभी तक किसी ने कोई तवज्जो ही नहीं दी। इसमें एक्सपोर्ट में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें आपकी FBR इन्वॉल्व है, इसमें आपकी एम्बेसीज इन्वॉल्व हैं, इसमें आपकी कस्टम इन्वॉल्व है, इसमें आपकी ANF डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, पोर्ट्स हैं, शिपिंग लाइंस हैं, कोरियर कंपनीज़ हैं, कस्टम क्लियरेंस कंपनीज़ हैं, फ्रेड फारवर्डिंग कंपनीज़ हैं। ये सारे मिल के एक्सपोर्ट को फिजिबल बनाते हैं। तो अगर और हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। जैसे FBR सबसे पहले मैं उसका ज़िक्र करूँगा। वहाँ पे एक्सपोर्टर को जब हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं एक्सपोर्ट करूँ, हर छोटे एक्सपोर्टर की। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स इतने मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं सीखने के लिए, उनको पता नहीं होता एक्सपोर्ट को कैसे किया जाए। अब जब वो रजिस्ट्रेशन अपनी कंपनी ABC कोई भी रजिस्टर करवाते हैं तो उसमें उनको सबसे पहला FBR से पालना पड़ता है उनका। FBR में जब वो अप्लाई करते हैं उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आप उस पर पूरा ही नहीं उतर सकते। FBR के बारे में तो वैसे ही मशहूर है कि ये पाकिस्तान की सफ़ेद गाय है शायद। जी, कम अज़ कम ये एक्सपोर्टर्स को इतना फैसिलिटेट करें। FBR के अंदर फैसिलिटेशन सेंटर होना चाहिए जो कि सिर्फ एक्सपोर्टर्स का हो। एक्सपोर्टर की रजिस्ट्रेशन आसान तरीके से हो जिससे एक्सपोर्टर को फ़ायदा हो। जैसे NTN है उसको इन्होंने आसान किया है अभी। उसके बाद GST में ज़्यादा एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम आती हैं। अभी पीछे जो लास्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया था इसके ऊपर। PSW एक सिस्टम बना दिया, पाकिस्तान सिंगल विंडो, जिस पे एक्सपोर्टर की रजिस्ट्रेशन आसान कर दी है उसमें। उसके बाद इसमें आपकी एम्बेसीज़ बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं। जैसे हम बांग्लादेश है, श्रीलंका है या अदर कंट्रीज़ हैं और इंडिया है, इनकी एम्बेसीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस पर एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा, क्या वजह है कि बांग्लादेश के एक्सपोर्ट इंडिया और पाकिस्तान से भी ज़्यादा बढ़ गई हैं? कपड़े तो हमारे यहाँ भी बन रहे हैं और ज़्यादा टेक्सटाइल है हमारा, लेकिन मेड इन बांग्लादेश बहुत ज़्यादा आगे है। देखें, बांग्लादेश तो इसलिए ज़्यादा है आगे कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट का टोटल फोकस एक्सपोर्टर्स के ऊपर है। वो नए एक्सपोर्टर्स तैयार कर रहे हैं। हर एक्सपोर्टर की, बांग्लादेश में एक एक्सपोर्टर की इतनी वैल्यू है, यहाँ पे शायद हमारे मिनिस्टर की इतनी वैल्यू ना हो जितनी एक्सपोर्टर की है। एक्सपोर्टर को यहाँ पे हमारा एक्सपोर्टर कोई प्रोडक्ट परचेज़ करता है तो उसको वहीं से उसको अगर किसी ने फ्रॉड कर लिया उसके साथ तो वो पुलिस जो है उसको फैसिलिटेट नहीं कर पाती। वहीं पे एक्सपोर्टर जो है वो बेचारा डम हो जाता है। उससे हमारी इंटरनेशनल मार्केट में रिप्यूट भी ख़राब होती है पाकिस्तान में कैसा निज़ाम है। उसके बाद एक्सपोर्टर जो है वो अगर रजिस्ट्रेशन की तरफ जाता है तो वहाँ पे भी उसकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसके बाद वो अगर अभी कोविड के बाद फ्रेट रेट्स का इतना ज़्यादा इशू बन गया हुआ है। हमारे बैंक्स में डॉलर दिन ब दिन ऊपर जाता जा रहा है। सारी की सारी एयरलाइंस, शिपिंग लाइंस जो है वो फ्रेट रेट जो है बहुत ज़्यादा ले जा चुकी हैं, 90% से भी ज़्यादा। कोविड से पहले हम दुबई का फ्रेट रेट पे करते थे पर किलो पर बाय एयर 60 रुपये। आफ्टर कोविड जो है वो अभी $1.5 पे जा चुका है।
जो कि आपके डॉलर्स में आ गए। पाकिस्तानी, हाँ जी, डॉलर्स में आ गए, जो कि पाकिस्तानी 350 रुपये के करीब प्राइस बनती है। इसी तरह से इंग्लैंड का हम पे करते थे 100 रुपीज़ पर किलो। इस हवाले से भी आपने काफ़ी कोशिश की थी एक एयरलाइंस को, ज़ाहिर है आपने टफ टाइम भी दिया था, टफ टाइम बहुत सारी। इसके बारे में बताएं ज़रा। अच्छा, वो हमने बहुत सारे एक्सपोर्टर्स ने मिल के जाके कंप्लेन की, गवर्नमेंट को बताया, सिविल एविएशन को बताया, काफ़ी इदारों को बताया, मुतलका जो इदारे थे उन सबको बताया कि भाई एक्सपोर्टर मर रहे हैं, इनका कॉन्ट्रैक्ट सालाना चल रहे हैं, कोविड के बाद अभी जो है रूटीन में आ गई हैं चीज़ें, तो क्यों नहीं फ़्लाइट्स को आप जो है एयरलाइंस को और शिपिंग लाइन्स को इसको कह रहे कि आप इसके फ्रेट रेट्स कम करें। लेकिन वो किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। फिर हमने ये सोचा कि हम इनके कंपटीशन में एक एयरलाइन ऐसी ले आए पाकिस्तान में जो कि एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करे। हमने एविजून एविएशन, एक कंपनी है दुनिया में, वो एयरलाइंस को जहाज़ लीज़ पे और उनके पार्ट्स प्रोवाइड करती है। हमने उस कंपनी को पाकिस्तान बुलाया, उनके CEO इखलासुद्दीन साहब को, कराची के रहने वाले, उनको बुलाया। हमने उस पर वर्किंग बनाई, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई। उस पर हमारी कॉस्ट जो आई वो तकरीबन $0.7 पर किलो आई। हमने 0.7 में ही मार्केट में उसका फ्रेट रेट निकाल दिया और वो फ़्लाइट पाकिस्तान आई। हाँ, उससे ये हुआ कि दूसरी अदर एयरलाइंस ने उससे भी नीचे फ्रेट रेट्स कर दिए, तो वो हम चला नहीं पाए। और उसके बाद उन्होंने अब फिर इतना ऊपर ले गए हैं कि एक्सपोर्टर दिन ब दिन डूबता ही जा रहा है। बांग्लादेश इसलिए सक्सेसफुल है कि वहाँ पे एक्सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है। अभी जैसे हमारा ई कॉमर्स के एक्सपोर्टर्स हैं, उनको सबसे मेन इशू जो आ रहा है वो ई फॉर्म का आ रहा है। एक्सपोर्ट फार्म जो है, जो आपका स्टेट बैंक जारी करता है, मुतलका बैंक, और वो आगे एक्सपोर्टर्स को जारी करता है। ई फॉर्म में ये बाहर से पेमेंट आती है तो आपका बैंक फॉर्म ही इशू करता है। अगर ई कॉमर्स के एक्सपोर्टर हैं, ई कॉमर्स के ऊपर इतना ई कॉमर्स का स्कोप है पाकिस्तान में कि अभी पाकिस्तान तीसरे नंबर पर, अमेरिका में अमेज़ोन पे आया है कि पाकिस्तान ने तीसरे नंबर पे एक्सपोर्ट की है अमेज़ोन को। अच्छा। जी, और उसकी तरफ गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है। अभी वो जो एक्सपोर्ट्स की हैं वो बेचारे DHL, फेडेक्स, कोरियर कंपनीज़ के हाथों ब्लैकमेल हो गए, क्योंकि उनके पास आगे पेमेंट टर्म्स का कोई वो चीज़ ही नहीं है कि उनकी पेमेंट्स कैसे आएँ, कैसे क्लियर होएं, कैसे वो आएंगी, उसमें फॉर्म ही वो बैंक से कैसे ले सकेंगे। पाकिस्तान में ये भी बड़ा मसला है कि एजुकेशन करने के लिए अदारे नहीं हैं। मिसाल के तौर पे आपने जब शुरू किया होता किसी से सीखा ही होगा, किसी के साथ मिल के, इस तरह की कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कोई क्लासरूम्स जैसे आपने इनिशिएटिव लिया बच्चों को सिखाने का, बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं है। इसकी क्या वजह है? यहाँ पे पाकिस्तान में एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं उस वक्त आई वाज इन 14 ईयर ओल्ड, तो मुझे वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। इसी तरह FBR से, हर अदारे से डिफरेंट प्रॉब्लम आई। बल्कि एक बार अभी सबसे पहले छोटे एक्सपोर्टर को ये, या जो फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको सबसे ज़्यादा डर अपनी पेमेंट का होता है कि यार मैं यहाँ से सामान एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो वो बाहर जो है वहाँ से मेरी पेमेंट आएगी नहीं आएगी, और जो वो पेमेंट करेगा नहीं करेगा। अब वहाँ वाले एक बायर को डर होता है कि पाकिस्तान में मैं पेमेंट भेज रहा हूँ, एडवांस पेमेंट दे रहा हूँ। हमारा स्टेट बैंक तो कहता है भाई एडवांस आएगी तो आप लोग एक्सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम आपको ई फॉर्म नहीं देते, हमारी पॉलिसी है। मुतलका बैंक्स भी यही कहते हैं। अभी जैसे वहाँ से चले पेमेंट आ गई, मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दी, बाकी 50% पेमेंट आ गई, 50% DA बेस पे मैंने फॉर्म ही ले लिया, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट पे। अब मैंने एक्सपोर्ट कर दी तो वो मेरी बैलेंस पेमेंट जो है वो नहीं आ सकी, 50% जो मेरी पेमेंट आना थी वो नहीं आ सकी। तो मैंने यहाँ पे स्टेट बैंक को बताया। स्टेट बैंक ने कहा भाई आपने मिसाल के तौर पे $50,000 का फॉर्म ही लिया है, $25,000 आपके आ गए, $25,000 आपके नहीं आए। तो आफ्टर 6 मंथ्स वो मेरी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर देगा स्टेट बैंक, और उसके बाद FIA को ऑर्डर्स देंगे कि इनको अरेस्ट कर लें। जो मेरी अदर कंट्रीज़ में दूसरी एक्सपोर्ट हो रही है उस पर भी मेरा काम बंद हो जाएगा, उल्टा मेरा नुकसान होगा। बजाय इसके कि स्टेट बैंक हमारी एम्बेसी को रिक्वेस्ट करे कि भाई इनका मामला सेटल करवाएं, इस एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करें। एम्बेसी में एक कमर्शियल अटैची बैठा होता है जो कि बिल्कुल हमारे काम ही ये है कि बिज़नेस को आपने जाकर काम ही है। हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तानी एम्बेसीज़ में जितने भी कमर्शियल अटैची बैठे हैं उनको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बिल्कुल ABC का नहीं पता। उनको अगर कोई बताता है तो वो कहते हैं जी, वो मेल का रिप्लाई नहीं देते, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। मेन इशू ये है इस चीज़ का, इसकी तरफ गवर्नमेंट की थोड़ी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। ई कॉमर्स में तो बहुत ज़्यादा ये इशू है ई फॉर्म का
कि एक्सपोर्टर यहाँ से फार्म ही अगर किसी रेफरेंस से अपने बैंक से ले ही लेता है, तो अगर उसने एक्सपोर्ट कर दिया, उसकी पेमेंट्स जो है वो 1 साल के बाद जाके आना शुरू होती हैं। तो उसमें हमारे स्टेट बैंक को चाहिए कि उसको फैसिलिटेट करें ताकि वो और ज़्यादा अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। इंडिया और बांग्लादेश का हमने ये देखा है कि उनके जो कमर्शियल अताशी हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं। हमारे तो जो काउंसलर साहब आना है वही आगे नज़र आते हैं, जो उनकी टीम है पूरी वो नहीं नज़र आ रही होती कहीं। जी बिल्कुल, उनके एक्चुअली उन्होंने वहाँ पे जो उनके एक्सपोर्ट को समझते हैं काबिल लोग बैठाए हुए हैं उन्होंने। उनके जो कंट्री में डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो बंदा इतना काबिल होता है कि वो अपने कमर्शियल अटैचीज़ को, अपने बेसिस को, अपने स्टेट बैंक को, उसको सारा एक्सपोर्ट की हाव नाव पता होती है, इंपोर्ट की हाव नाव पता होती है। तो वो काबिल लोग होते हैं, इस वजह से वो इंडिया और बांग्लादेश की एक्सपोर्ट इतनी सक्सेसफुल है। अगर हमारे यहाँ पे भी यहाँ पे कोई काबिल आदमी जिसको एक एक चीज़ का पता हो एक्सपोर्ट की, उसको बैठाया जाए तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बांग्लादेश और इंडिया को बहुत जल्द पीछे छोड़ सकती है। अच्छा, आपने बताया कि ई कॉमर्स के हवाले से पाकिस्तान जो है वो 3rd नंबर पे आया है, तो ये कौन लोग कर रहे हैं ई कॉमर्स? ये ट्रेंड लोग हैं या वैसे लोग अपनी ताई कर रहे हैं? ये बेचारे ये ट्रेंड लोग नहीं है बिल्कुल भी। ये इनको ई कॉमर्स की अभी पाकिस्तान में बहुत सारे इंस्टीट्यूट बन चुके हैं कि जो कि बच्चों को क्लासेस दे रहे हैं, ई कॉमर्स की क्लासेस दे रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट की क्लासेस नहीं दे रहे। उसको एक्सपोर्ट करने का तरीकाकार कोई नहीं बता रहा। बच्चा, हर स्टूडेंट ई कॉमर्स तो सीख लेता है, अमेज़ोन के ऊपर ये प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, लेकिन उसको आगे से ये नहीं पता कि यार इसको मैंने वहाँ पे अमेरिका में, यूके में, दुनिया में किस किस कंट्री में किस तरीके से, किस वाई से कैसे भेजना है, इसको कैसे इसको मैं कर सकूँगा। इसकी क्लास एक्चुअली लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये गवर्नमेंट को एक अदारा बनाना चाहिए एक्सपोर्ट का, जिसमें एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट किया जा सके, एक्सपोर्टर्स की छोटे एक्सपोर्टर्स को तैयार किया जाए। हमारे यहाँ पे बांग्लादेश में अब यहाँ पे हमारे मुकाबले का इम्तिहान, CSS का इम्तिहान जो है, उसकी तरफ बच्चों को, स्टूडेंट्स की ज़्यादा तवज्जो है कि यार मैं CS करूँ, मैं मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। गवर्नमेंट जॉब आसान तरीका ढूंढते हैं, नौकरी, गुलामी का हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है गुलामी का, कि गुलामी की जाए। ये नहीं बताया जाता जब आपको अल्लाह पाक ने आज़ाद पैदा किया है तो आप दुनिया में अपना अहम किरदार, पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने हर किस्म की चीज़ से नवाजा है। तो यहाँ से पाकिस्तान की जितनी एक्सपोर्ट हो सकती है, शायद इतनी चाइना की भी एक्सपोर्ट ना हो। अगर काबिल हम तो देखते हैं कि या तो हम चावल कर रहे हैं या कपड़ा कर रहे हैं या शायद नमक या इस तरह की चीज़ें। इंडिया तो सिर्फ ये जो अपना दरख्त है एक मोरिंगा, उसके लीव्स की पत्तियां बेच के तो $5 अरब से ज़ायद कमा रहा है। हम क्यों नहीं उस तरफ आ? हम उस तरफ इसलिए नहीं आ पा रहे कि हमारे यहाँ पे करप्शन इतनी है कि अगर कोई बंदा, करप्शन तो इंडिया में भी बहुत है, बांग्लादेश में भी बहुत है, वहाँ पे भी बहुत है। अभी मैं आपको एक बताता हूँ कि हमारे एक जानने वाले हैं, MK सन्स वाले मोहम्मद खान साहब, उन्होंने 2015 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लीज़ पे गडानी में पोर्ट एक ली। 2007 में यूरोपीय यूनियन ने विज़िट किया कराची में सी पोर्ट पे। उसके बाद यूरोपीय यूनियन, वहाँ पे इतनी गंदगी थी कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को वहाँ पे बैन कर दिया कि पाकिस्तान से सी फूड एक्सपोर्ट नहीं होएगा। MK सन्स वालों ने क्या किया, 2015 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ज़मीन लीज़ पे ली, वहाँ पे अपने ब्लॉक्स लगाए, वहाँ पे सफाई का सिस्टम बनाया, 40,000 फ़िशर्स को जो सी फूड को एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्टर्स को वहाँ पे दिखाया। यूरोपीय इकॉनमी कहते हैं सारी उसको। और इस पे डॉक्टर शहजाद महमूद जो वाइस चांसलर है मनाई यूनिवर्सिटी ने, उन्होंने किताब भी पेश की थी। नाजरीन आपने देखा होगा हमारी स्क्रीन पर भी, इंटरव्यू भी हमने उनका किया था। और एक बड़ा वास्ट टॉपिक है ये ब्लू इकॉनमी का। दुनिया सारी सी फूड से अरबों रुपया, अरबों डॉलर कमा रही है। जी आप अपनी बात कर रहे हैं। जी, मैं ये बात कर रहा था कि वहाँ पे सी फूड पे दुनिया में तो अरबों डॉलर कमा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान बदकिस्मती से पाकिस्तान MK सन्स का 2015 से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको अप्रूव नहीं किया उसकी पोर्ट को। और वो बेचारे 2015 से करते करते केस लड़ते 40,000 एक्सपोर्टर्स उनके बैठे हुए, फ़िश एक्सपोर्टर्स बलूचिस्तान में, जो कि एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो करते करते अभी 2022 में आके सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने केस उसका विन किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सेनेट में रेफ़र किया, सेनेट ने अब उनको अप्रूव किया अब आगे। तो इसी तरह अगर 7-7 8-8 साल होते रहेंगे तो कौन इस बिज़नेस में लगाएगा? लगाएगा। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे
लोगों को बिठाया जाए जो ये सारी चीज़ों को जानते हो, जो कि एक्सपोर्टर्स को समझते हो, ना कि कोई सिफारशी बिठाया जाए जो कि जिसको पता कुछ ना हो एक्सपोर्ट के बारे में और वो आके बैठ जाए और वो ऐसे ही निज़ाम चलेगा। तो इसके तरफ जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब आपके पास कितने स्टूडेंट हैं और कितने लोगों को ट्रेन कर चुके हैं अभी तक आप? अभी तक मैं कोई 50 लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ। मेरे पास अभी 10-12 स्टूडेंट्स आते हैं। ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहा हूँ बच्चों को कि बच्चे एक्सपोर्ट का नॉलेज रख सकें। कहाँ आपकी एकेडमी और कैसे आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है? अकेडमी नहीं है, मेरा ऑफिस है, मेरी कंपनी है सॉल्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज, गूगल कीजिएगा, उस पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। सी एयरलैंड ट्रांसपोर्ट, SALT सॉल्ट स्टैंड फॉर। तो वहाँ पे कांटेक्ट किया जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्लासेस देते हैं स्टूडेंट्स को। वहाँ टाइमिंग क्या होती है? 24 आवर जब मर्ज़ी स्टूडेंट फ्री है तो आ जाए हमारे पास। हाँ जी। नाज़रीन, ये थे शोएब बटालवी साहब जिसकी मुफीद गुफ्तगू आपने सुनी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद मज़ेदार पर्सनैलिटियों से आपका तारफ़ करवाते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।